नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की। कंपनी का नाम है महानगर गैस लिमिटेड और ये जो कंपनी है ये प्रमोट की गई है भारत की 70% से ज़्यादा गैस पाइपलाइन ओन और ऑपरेट करने वाली कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या गेल द्वारा। तो जानते हैं एग्जैक्टली महानगर गैस लिमिटेड क्या करती है, किन सेगमेंट्स में कौन कौन से इनके क्लाइंट्स हैं, कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं और कंपनी के आगे एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी इस भाव में निवेश लायक है या नहीं है। तो हमेशा की तरह पहले जान लेते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, कंपनी की जो स्थापना हुई वो 1995 में हुई और जैसा आप जानते हैं ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है और इसकी स्थापना गेल और ब्रिटिश गैस एशिया पैसिफिक होल्डिंग यानी संक्षेप में कहें तो BGAPH जो रॉयल डच शेल कंपनी की एक सब्सिडियरी थी, तो उन दोनों के एक जॉइंट वेंचर के थ्रू हुई। इस जॉइंट वेंचर की स्थापना मुंबई और एडजॉइनिंग एरियाज़ में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के काम के लिए हुई। जून 2016 में कंपनी की लिस्टिंग हुई और उसमें से गेल के पास, उस लिस्टिंग के बाद गेल के पास 32.5 और BGAPH के पास भी 32.5 शेयर होल्डिंग रह गई और रेस्ट जो 35 शेयर होल्डिंग थी ये पब्लिक के पास रही। अगस्त 2019 में जो ब्रिटिश गैस एशिया पैसिफिक होल्डिंग, इस कंपनी ने अपना 32.5% स्टेक था वो कम्प्लीटली बेच दिया और अब फ़िलहाल गेल 32.5% शेयर होल्डिंग के साथ एकमात्र प्रमोटर इस महानगर गैस कंपनी लिमिटेड की हो गई है। तो अब जान लेते हैं एग्जैक्टली महानगर गैस क्या फंक्शन करती है, क्या काम है इसका। तो महानगर गैस लिमिटेड का जो काम है वो मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में PNG और CNG की सप्लाई करना है। अब ये जो PNG और CNG हुई ये पाइप्ड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस क्या होती है, पाइप्ड नेचुरल गैस क्या होती है, रीगैसिफाइड नेचुरल गैस क्या होती है या लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या होती है, इन सब के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहें तो हमने एक वीडियो अभी कुछ दिनों पहले गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या गेल के ऊपर बनाया था। उसमें हमने ये सारे टॉपिक्स जो हैं डिस्कस किए थे। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल है और आप उसको प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। संक्षेप में कहें तो PNG पाइप्ड नेचुरल गैस है जो या तो कुकिंग के काम आती है या इंडस्ट्रियल या कमर्शियल हीटिंग के काम आती है और जो CNG है वो ऑटोमोटिव एप्लीकेशन है उसका, यानी वो ऑटोमोटिव फ्यूल के रूप में काम आती है। अब ये जो CNG और PNG है इसकी सप्लाई क्यों की जाती है, इसका कारण ये है कि गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को इसलिए बढ़ावा दे रही है कि जो पेट्रोल और जो डीजल टाइप के जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वहाँ पर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है और ये जो नेचुरल गैस है, चाहे PNG के फॉर्म में हो चाहे CNG के फॉर्म में, ये कंपैरेटिवली क्लीनर एक फ्यूल है जिससे पॉल्यूशन कम होता है। तो अब समझ लेते हैं एग्जैक्टली महानगर गैस लिमिटेड करती क्या है। तो महानगर गैस लिमिटेड एक डिस्ट्रीब्यूटर है और एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या काम करता है, वो कहीं से कुछ सामान लेता है और उसको आगे पास ऑन कर देता है और जो बीच का जो उसका मार्जिन होता है उसका मुनाफा होता है। अब ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है महानगर गैस, ये किसी सोर्स से गैस लेती है और उस गैस को डिफरेंट कस्टमर्स को बेच देती है। जिस प्राइस पर वो गैस लेती है और जिस प्राइस पर वो अपने क्लाइंट्स को बेचती है वो बीच का जो मार्जिन है वो इस कंपनी का मुनाफा होता है। तो अब जान लेते हैं कि एग्जैक्टली ये सोर्सिंग कैसे करती है और जहाँ से इनको ये नेचुरल गैस मिलती है इस नेचुरल गैस की प्राइसिंग किस प्रकार से होती है। तो देखिए, जो नेचुरल गैस है ये कई जगह से सोर्स करते हैं। तो पहला तो डोमेस्टिक सोर्सिंग है, तो उसमें पहला जो सोर्सिंग का तरीका है वो है APM या एडमिनिस्ट्रेड प्राइस बेस्ड या एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म वाली गैस। तो जो भारत में टोटल जो गैस निकलती है उसकी कीमत जो है, कुछ गैस की कीमत जो इनको अलोकेट होती है, यानी महानगर गैस को जो गैस अलोकेट होती है
उसका प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित होता है। दूसरी तरह की जो गैस है वो HPHT गैस है। अब ये HPHT गैस क्या हुई? तो HPHT गैस जो है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस है जो समुद्र के नीचे काफ़ी गहराई में मिलती है, तो इसलिए उसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 150 डिग्री होता है और जो उसका प्रेशर होता है वो 10,000 PSI होता है। अब ये PSI एक प्रेशर की यूनिट है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारे कार के टायर में प्रेशर होता है वो 35 PSI होता है और ये जो गैस निकलती है वो 10,000 PSI प्रेशर वाली गैस होती है। तो दूसरा सोर्स इनका ये हुआ। तीसरा इनका सोर्सिंग का जो तरीका है वो टर्म RLNG या रीगैसिफाइड लिक्विड नेचुरल गैस है। ये वो गैस है जिनके लिए इन्होंने विदेशों से लंबे समय के लिए करार कर रखा है। 10-12 साल का करार है और एक सर्टेन जो डिसाइडेड प्राइस होती है उसके ऊपर इनको वो गैस मिलती है। जो चौथा इनका तरीका है वो है स्पॉट RLNG। ये वो LNG है जिसको ये स्पॉट पर यानी कि जो करंट भाव चल रहे हैं, चाहे वो कम भाव हो चाहे वो तेज़ भाव हो, जो इंटरनेशनल प्राइसेस जो उस गैस की होती है उस भाव पर ये खरीदती है। तो 4 तरह के इनके टोटल सोर्सिंग के मैकेनिज्म हैं। अब बात करते हैं इनके क्लाइंट की और इनके ऑपरेशंस की। तो देखिए इनका जो ऑपरेशन है वो डिसाइड होता है जियोग्राफिकल एरिया से। अब ये जियोग्राफिकल एरिया क्या है? जैसे टेलीकॉम में सर्किल हुआ करते थे कि भाई टेलीकॉम सर्किल, एक मुंबई टेलीकॉम सर्किल है, एक दिल्ली के टेलीकॉम सर्किल है, एक उड़ीसा टेलीकॉम सर्किल है। तो इस तरीके से जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो एरिया डिसाइड होता है उसको जियोग्राफिकल एरिया बोलते हैं। तो इनके पास फ़िलहाल जो है ये 3 जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं। एक है GA1 जो ग्रेटर मुंबई और उसके आसपास का जो ग्रेटर मुंबई एरिया है वो। दूसरा जो इनका जियोग्राफिकल एरिया है वो ग्रेटर मुंबई से थोड़ा सा आगे जो एक्सपेंशन एरियाज़ कहते हैं ग्रेटर मुंबई के। और जो तीसरा इनका एरिया है वो इन्होंने 2015 में एक्वायर किया, वो GA3 है, वो रायगढ़ एरिया है। इसके अलावा इन्होंने फरवरी 24 में इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन किया, यानी एक जो कंपनी किसी दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में काम कर रही थी तो उसको एक्वायर किया। तो उस कंपनी का नाम है UEPL। तो उसको इन्होंने फरवरी 2024 में एक्वायर किया। तो ये आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के सर्टेन एरियाज़ और कर्नाटक के सर्टेन एरियाज़ में ये कंपनी काम करती थी, उसको इन्होंने एक्वायर कर दिया। तो आप ये समझ लीजिए टोटल इनके 4 जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं जहाँ पर ये कंपनी ऑपरेट करती है। फिर क्या है, अब आपको ये लाइसेंस मिल गया। जिस तरीके से टेलीकॉम टावर के लिए या टेलीकॉम सर्विसेज के लिए किसी टेलीकॉम कंपनी को लाइसेंस मिलता है, ऐसे ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिडिंग होती है और जो उस बिड में जीतती है कंपनी उसको वो जियोग्राफिकल एरिया ऑपरेशंस के लिए अलॉट होता है। अब जब अलॉट उसको हो गया तो वो क्या करती है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाइपलाइन बिछाती है और उसको ऑपरेट करती है। अब ये पाइपलाइंस जो होती हैं ये 2 तरह की पाइपलाइंस हो सकती है। अगर हाई प्रेशर गैस है यानी कि जब बल्क गैस सोर्स से आ रही होती है, यानी जहाँ से वो गैस निकल रही है, फॉर एग्जांपल गेल के थ्रू जैसे इनको सोर्सिंग होती है, तो वहाँ वो गेल की पाइपलाइन से जो हाई प्रेशर गैस आ रही है जब वो सिटी में एंटर होती है और वहाँ के जो मेन उसकी जो पाइपलाइंस होती हैं वो स्टील की पाइपलाइंस होती है ताकि वो मजबूत रहे, हाई प्रेशर गैस उसमें से ट्रेवल कर सके। लेकिन उसके बाद जब वो आपके और हमारे घरों तक आती है या किसी इंडस्ट्री में जाती है, किसी मॉल में, रेस्टोरेंट में या किसी होटल में जाती है, तो वहाँ पर वो लो प्रेशर से जाती है, तो वहाँ पर स्टील के पाइप्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरी बात ये, जब आपके और हमारे घरों तक वो पहुँचती है तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पाइप यानी पाइप की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बड़ी आवश्यक होती है। तो ये 2 तरह की बेसिकली इनकी पाइपलाइंस होती है। तो ये जो है स्टील की पाइपलाइन की इनकी जो लेंथ है वो 552 किलोमीटर्स की है और जो इनकी प्लास्टिक की या पॉलीएथिलीन की जो पाइपलाइन है उसकी लेंथ लगभग 6887 किलोमीटर्स है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने एक बार लाइंस बिछा दी उसके बाद आपके सामने ये समस्या आ सकती है कि मान लीजिए सरकार इस बात को अलाउ कर दे कि भाई अब इसमें कोई दूसरी कंपनी भी आ सकती है, तो जो हमने पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने कर दिया, उसका क्या होगा। तो इससे बचने के लिए सरकार
इनको एक मार्केटिंग एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट देती है, यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट देती है कुछ सालों के लिए, जिससे ये जो कंपनीज हैं ये अपना जो पाइपलाइन का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने किया है तो उसको अननेसेसरी कंपटीशन से बचाया जा सके और इनको वो जो कैपिटल रिकवरी है उसमें मदद की जा सके, यानी कि जो पाइपलाइन बिछाने का खर्चा है कम से कम उतना तो निकले, उसके बाद ही किसी दूसरी कंपनी को अलाउ किया जाता है। तो वो जो पीरियड है जिसमें इनको एक्सक्लूसिव राइट होता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूट करने का, उस चीज़ को एक्सक्लूसिव मार्केटिंग पीरियड बोलते हैं। GA1 यानी जियोग्राफिकल एरिया 1 ग्रेटर मुंबई और उसके एक्सपेंशन एरिया यानी GA2 में इनका जो एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट जो था वो 2012 और 14 में ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर कोई नया प्लेयर आता भी है तो उसको ये आवश्यक नहीं होगा कि वो नई गैस की पाइपलाइन बिछाए, क्योंकि वो ये जो एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है इसका इस्तेमाल कर सकता है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट से नेशनल वेस्टेज होता है, तो सरकार की ये पॉलिसी है कि एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट के बाद अगर कोई कंपनी उस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया में कोई दूसरी कंपनी अगर एंटर करती है तो वो एग्जिस्टिंग नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसको उस एग्जिस्टिंग नेटवर्क इस्तेमाल करने के लिए जिस कंपनी ने वो पाइपलाइन बिछाई है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि कैसे इस गैस का सोर्सिंग होती है और कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जैसे मैंने बताया गेल इनका पेरेंट है, गेल के साथ इनका टाई अप है, वहाँ से ये जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड प्राइस होती है या जो इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या जो ये स्पॉट से ख़रीदते हैं उस गैस का ट्रांसमिशन होता है और ये गैस जो आती है ये एक सिटी गैस स्टेशन तक आती है, यानी कि एक सेंटर है सिटी में एंटर होने से पहले, और वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होती है दो लाइंस में। एक PNG की लाइन जाती है, एक CNG की लाइन जाती है, और जो CNG की लाइन है वहाँ पर एक बड़ा कंप्रेसर होता है, तो उस बड़े कंप्रेसर से गैस को कंप्रेस करके उसको ज़्यादा दबाव पर जो फिलिंग स्टेशन है जिनको CNG की फिलिंग स्टेशन जो होते हैं वहाँ पर भेज दिया जाता है, और जो लो प्रेशर वाली गैस होती है PNG उसको भेज दिया जाता है या तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए, कुकिंग के लिए, या फिर इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूज़ के लिए, जिसमें इंडस्ट्रीज़ हो सकती है, होटल्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, पावर प्लांट्स हो सकते हैं, मॉल्स एंड एयरपोर्ट्स हो सकते हैं। तो ये बेसिकली सोर्सिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक मॉडल है। अब जानते हैं इनकी टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्होंने क्रिएट किया वो किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और कितने इनके ग्राहक हैं। तो जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड जो जिनको ये सप्लाई करते हैं वो 28,50,000 है, 28,50,000 इनके डोमेस्टिक ग्राहक हैं, यानी जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड जो हैं जो कुकिंग के काम के ये गैस लेते हैं वो। फिर जो CNG व्हीकल्स हैं वो 11,33,000 हैं जो रजिस्टर्ड हैं मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्र में जहाँ ये काम करते हैं, और जो इनके CNG स्टेशंस हैं वो 385 हैं। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जो इनके कस्टमर्स हैं वो 5161 है, और ये जो डेटा है ये 30 जून 2025 का है। अब जो गैस जो है उसमें उसको दो तरीके के एरियाज़ में बांटा हुआ है, एक प्रायोरिटी सेक्टर और एक नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। अब जो प्रायोरिटी सेक्टर है इसमें दो हैं, यानी सरकार की जिस जगह प्रायोरिटी होती है उसको प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं। तो जो डोमेस्टिक जो गैस है या डोमेस्टिक कुकिंग के लिए जो गैस होती है या जो CNG है जो ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में काम आती है, जो गाड़ियों के काम आती है, उसको गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी सेक्टर में रखा है। और जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूज़ जो होता है वो जो है वो इन्होंने नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में रखा है। अब जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर है उसमें जो प्राइस है यानी सेलिंग प्राइस है और जो बाइंग प्राइस है ये दोनों कंप्लीटली फ्री मार्केट रेट पर अवेलेबल है, यानी कि जिस रेट पे इन्होंने ख़रीदा उसमें अपना प्रॉफिट लगा के वो आगे इंडस्ट्री या कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए बेचते हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक जो प्रायोरिटी एरिया में जो डोमेस्टिक कुकिंग के लिए है वहाँ पर जो इनकी सोर्सिंग होती है, जहाँ पर ये माल खरीदते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म यानी APM के थ्रू संचालित होती है। और जो CNG है उसमें कुछ पार्ट जो है वो जो सोर्सिंग होती है यानी इनकी जो बाइंग प्राइस होती है गैस की वो
सरकार डिसाइड करती है और कुछ जो है ये मार्केट रेट या इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट चल रही होती है वहाँ से डिसाइड होती है। इनकी सेल्स वॉल्यूम की बात करूँ तो CNG से इनका जो सेल्स वॉल्यूम है वो 70.5% है। टोटल वॉल्यूम जो ये सेल करते हैं उसका 70.5% CNG में सेल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में इनकी सेल होती है। और डोमेस्टिक जो PNG है जो कुकिंग के काम आती है वो 13.5% इनका वॉल्यूम है। नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में इनका जो वॉल्यूम है उसमें इंडस्ट्रियल में 3% है और रेस्ट जो इनका सेल्स वॉल्यूम होता है वो 13% जो है वो कमर्शियल में होता है। कि भविष्य की योजनाओं की मैं बात करूं तो आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में इनका हर साल 1000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान है और ये 3 व्हीलर EV के लिए गाड़ियां बनाने के लिए 25% इन्होंने एक कंपनी में, जॉइंट वेंचर कंपनी में 25% स्टेक लिया है। फिर ये लिथियम आयन बैटरी की एक बहुत बड़ी कैपेसिटी 5 गीगावाट की लगाने वाले हैं आगे आने वाले कुछ सालों में। इसके अलावा ये ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड भी पायलट प्रोजेक्ट्स कुछ चालू कर रहे हैं और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में या ग्रीन हाइड्रोजन को भी बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में बनाने की योजना बना रहे हैं। इनकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो जो मुंबई और आसपास का एरिया जहां पर ये ऑपरेट करते हैं वो बड़ा ही ल्यूक्रेटिव एरिया है और मुंबई जैसे आगे आप जानते हैं भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। दूसरी बात ये गेल का इनका स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, गेल की जो गैस से रिलेटेड नॉलेज है उसका बेनिफिट इनको मिलता है। तीसरी चीज़ ये जो सरकार है वो CNG और PNG को बढ़ावा दे रही है ताकि क्रूड ऑयल पर हमारी जो निर्भरता है वो कम हो सके और साथ ही साथ जो पॉल्यूशन है इससे भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। वीकनेस की बात करूं तो सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि कई बार इनको जो गैस की अवेलेबिलिटी होती नहीं, जितना इनका डिमांड होती उतनी गैस की अवेलेबिलिटी सरकार द्वारा अलॉट नहीं होती क्योंकि सरकार डिसाइड करती है कि कितनी गैस इनको मिलने वाली है और कई बार वो पूरी नहीं पड़ती। तो इनको स्पॉट प्राइस पर इंटरनेशनल मार्केट की जो रेट होती है उस पर इनको उस गैस को ख़रीदना पड़ता है ताकि ये सप्लाई को मैनेज कर सकें और इसके कारण इनको कुछ अपने मार्जिन्स पर हिट लेना पड़ता। कमर्शियल सेगमेंट में इनको जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं जो इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है जैसे फर्नेस ऑयल हुआ या बल्क LPG हुआ, तो इस तरह के जो चीज़ों के दाम अगर कम हो जाते हैं, उस फ्यूल के दाम कम हो जाते हैं तो इंडस्ट्री जो है वो इन फ्यूल्स पर शिफ्ट हो जाती है और जो PNG है इसको छोड़ देती है। इसके अलावा इनका GA1 और GA2 में एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट जो था वो 2012 से 14 में ख़त्म हो चुका है और कभी भी कोई न्यू एंट्रेंट इस एरिया में आ सकता है। मार्केट कैप की बात करूं तो इनका मार्केट कैप 13,300 करोड़ का है। ROE बहुत ही अच्छा है, लगभग 18% का ROE है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, हर 100 रुपये की इक्विटी पर मात्र 3 रुपये का इनके ऊपर कर्जा है। जो P है बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है, वो 12 का है। 3 इयर्स की क्यूमुलेटिव सेल साल दर साल 25% से बढ़ी है। 3 साल का जो प्रॉफिट है साल दर साल 18% की दर से बढ़ा है। जो प्रमोटर के पास है, जो गेल प्रमोटर है, वो 32.5% स्टेक होल्ड करता है। जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है उसके पास 10% स्टेक है। FII के पास 25.5% स्टेक है। DII के पास भी 22.5% स्टेक है और पब्लिक के पास 9.5% स्टेक है। ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो ये कंपनी कुछ उन कंपनीज़ में से हैं जिनका स्टेबल बिजनेस है, जिनके फाइनेंशियल मीट्रिक्स काफ़ी अच्छे हैं और इस तेज़ी के बाज़ार में उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरी बात ये वो कंपनी है जहां पर रिटेल इन्वेस्टर जो है वो बहुत ही कम शेयर होल्डिंग होल्ड करता है। ज़्यादातर होल्डिंग इंस्टीट्यूशन चाहे वो DII हो या FII हो तो इन लोगों के पास है। शेयर में खरीदने और बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। अगर आपको इस संबंध में कुछ भी विचार करना हो तो आप कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करें और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।